नमस्कार दोस्तों, आर्य ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग जो है पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट किए थे। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो चुका है। 2-3 क्लास हम लोग जो है देखे हैं। अगर आप लोग जो है क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो पिछला क्लास जो है जरूर देखिए, ताकि जो है आज की क्लास जो है आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके। हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में जो है स्थापना देख लिए थे, उसके बाद जो है न्यायाधीशों की किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है उस पर हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे। तो न्यायाधीशों की जब हम नियुक्ति की बात करते हैं तो आर्टिकल जो है 124 के 2 के तहत, अनुच्छेद 124 के 2 के तहत जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की जब हम नियुक्ति की बात करते हैं तो इसमें हम लोग जो है नियुक्ति के क्रम में हम लोग देखे थे किस प्रकार से कॉलेजियम व्यवस्था जो है स्थापित किया गया था। और जजेज केस के बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे कि 3 जजेज केस आया था जिसमें जो है कॉलेजियम को एस्टेब्लिश करने का जो है बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। और कॉलेजियम के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर का कार्य जो है वो संपन्न होता है। तो नियुक्ति के क्रम में हम लोग जो है पहला चीज क्या देखे थे? कॉलेजियम के बारे में। कॉलेजियम के बारे में देखे थे। तो कॉलेजियम के अंतर्गत जो है हम लोग जो है 3 जजेज केस देख लिए थे। पहला था प्रथम जजेज केस जो आया था 1981 में। दूसरा जो था वो आया था 1993 में। और तीसरा जो जजेज केस था वो आया था 98 में। ये 3 जजेज केस जो है हम लोग जो है कॉलेजियम के अंतर्गत देखे थे, क्योंकि कॉलेजियम का जो विकास है, जो एस्टेब्लिशमेंट का जो विकास है, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। देखिए, प्रयास किया गया था 1981 में कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके तहत जो है हम सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजों को या कह सकते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति हम कर सके। तो इसमें जो है कहा गया था, देखिए इसमें जो है सरकार का ही पक्ष लिया गया था। 1981 में जो प्रथम जज केस आया था उसमें जो सरकार का ही पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया और कहा गया था कि अगर सरकार को ऐसा कुछ ठोस सबूत मिलता है या कुछ ऐसा स्टेटमेंट मिलता है जिसके तहत वो कह सके कि नहीं, इस प्रकार से हम न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते, या जो न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर रही है उसको हम जो है नियुक्त नहीं कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बातों को जो है नकार सकती है सरकार के द्वारा, ये कहा गया था। किसमें? तो प्रथम जज केस में। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा जो है सरकार को सपोर्ट किया गया, यानी सरकार जो है वहां पर नकार सकती है कि हम इस व्यक्ति को जो है भारत का न्यायाधीश नियुक्त नहीं कर सकते हैं। ठोस कुछ सबूत होनी चाहिए, प्रूफ होनी चाहिए उसके तहत जो है। लेकिन जैसे ही 93 में सेकेंड जजेज केस आया था, इसमें जो है 1+2 यानी 3 का जो है फॉर्मूला लगाया गया। एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर जो है किसी व्यक्ति को जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो है राष्ट्रपति के सामने जो है प्रस्ताव रखा जाएगा। ये इसमें जो है 3 लोग होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश। ये 93 में कह सकते हैं कि 1993 में जो है कॉलेजियम जो है स्थापित हो गया बहुत ही अच्छी तरीके से। जब 98 में आया तो यहाँ जो है कॉलेजियम की संख्या को बढ़ा दिया गया, 1+4 कर दिया गया, 1+4 कर दिया गया। यानी टोटल जो है 5 मेंबर जो है कॉलेजियम में शामिल होगा। एक होगा मुख्य न्यायाधीश और 4 होगा वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। यही कॉलेजियम जो है यानी चारों और एक 5 मेंबर मिलकर जो है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में जो है राष्ट्रपति को जो है सलाह देंगे या राष्ट्रपति के सामने जो है नाम को अप्रोच करेंगे कि ये व्यक्ति को हम चाहते हैं कि भारत का अगला न्यायाधीश होना चाहिए। तो ये 5 मिलकर जो है अप्रोच करेगा राष्ट्रपति के सामने। तो ये कॉलेजियम सिस्टम आप लोग देख लिए थे। लेकिन दिक्कत ये है कॉलेजियम सिस्टम में जो होता था कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में न्यायाधीश बनता है तो उसको यूपीएससी के तरह एग्जाम देना नहीं पड़ता है। एक जो है अधिवक्ता का काउंसिल है जिसको हम लोग बार काउंसिल बोलते हैं, उसी काउंसिल का सदस्य जो होगा, मान लीजिए ये जो है बार काउंसिल है, यानी न्यायाधीशों का जो है ये बार काउंसिल है।
यानी जो जो व्यक्ति जो है इसका सदस्य है पूरे भारत में, उसी में से कोई जो है सुप्रीम कोर्ट का या किसी हाई कोर्ट का जज बन सकता है, चीफ जस्टिस बन सकता है, इसी बार काउंसिल में से। यानी इन लोगों को जो है कोई भी एग्जाम देना नहीं पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि नेपोटिज्म जो है इसमें भाई भतीजावाद, या कह सकते हैं कि जो लोग अप्रोच करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, अन्य न्यायाधीश हो, वो लोग किसको सपोर्ट करेंगे? जिनको वो जानते हैं, तो अपने करीबी लोगों को जो है अगला न्यायाधीश बना देते हैं। तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि किस प्रकार से पारदर्शिता लाया जाए, जजों की नियुक्ति में किस प्रकार से पारदर्शिता लाया जाए, और उसके बाद भ्रष्टाचार को किस प्रकार से कम किया जाए, और नेपोटिज्म को किस प्रकार से कम किया जाए। ये सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। तो 2003 में एक समिति ने रिपोर्ट दिया, वेंकट चेलैया समिति, चेलैया समिति, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है, वेंकट चेलैया समिति। 2003 में इन्होंने सरकार को एक सुझाव दिया कि देखिए कॉलेजियम जो है ना, कॉलेजियम, इसमें जो है भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, और भाई भतीजावाद जिसको हम लोग नेपोटिज्म कहते हैं, ये बहुत भर भर के इसमें देखने को मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है सरकार को सुझाव दिया चेलैया समिति ने, और कहा कि इसके जगह पर जो है एक ऐसी व्यवस्था लाइए, यानी कॉलेजियम के जगह पर एक ऐसी व्यवस्था लाइए, उसके तहत जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सके और पारदर्शिता के तहत नियुक्ति हो सके। तो इन्होंने सुझाव दिया कि NJAC यानी इसको बोलते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। NJAC के बारे में जो है ये सुझाव दिया था चेलैया समिति के द्वारा। तो उस समय जो सरकार जो थी, और प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, दिवंगत कह सकते हैं, दिवंगत, यानी अब तो वो दुनिया में है नहीं, लेकिन उस समय ये प्रधानमंत्री थे, और उनको ये सुझाव मिला था NJAC को जो है लागू करिए, ताकि जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाया जा सके। उसके बाद जो है 2004 के बाद जो है कांग्रेस की सरकार आ गई, मनमोहन सिंह जो है 2 बार प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनके समय में जो है ये NJAC लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में जो है मूल ढांचा का सिद्धांत जो है दिया गया था। इसलिए जो है कांग्रेस जानती थी कि अगर हम इसमें छेड़छाड़ करते हैं, कॉलेजियम में छेड़छाड़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है मूल ढांचा की बात फिर से उठेगी। इसलिए जो कांग्रेस ने ये कदम नहीं उठाई। लेकिन जैसे ही 2014 के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट फिर से आई, तब जो है 99वां संविधान संशोधन लाया गया। देखिए NJAC 99वां संविधान संशोधन 1990 ये लाया गया 2014 में, और उसके बाद जो है 2015 में NJAC को लागू कर दिया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को जो है 2015 में सरकार ने लागू कर दिया। और जैसे ही लागू किया ना, जितने भी बार काउंसिल के जो न्यायाधीशों का जो बार काउंसिल होता है सदस्य हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के जितने भी हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीश, सभी में खलबली मच गया। जैसे ही जंगल में आग लगती है तो जितने भी जानवर होते हैं ना, वो सभी जो है इधर उधर भागने लगते हैं। यानी जैसे ही NJAC लागू हुआ कि इन सभी लोगों में जो है खलबली मच गया, और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर जो है निर्णय लेना शुरू किया। उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो है मूल ढांचा के विरुद्ध है। यानी जैसे केशवानंद भारती, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती केस में जो है निर्णय लिया गया था, आप संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचा को छोड़कर। जैसे आपका शरीर है, आपका शरीर का बनावट जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से आप कुछ सर्जरी वगैरह कराते हैं तो अच्छा लगेगा। मान लीजिए आपको जो है सर में चोट लग गया, आपके सर को हटाकर और हाथी का सर लगा दे तो कितना ऑड फील होगा। या कुत्ता का, मान लीजिए कुत्ता का सर लगा दे आपके ऊपर में, तो बहुत ही बेकार देखने में लगेगा, क्योंकि आपका ढांचा ही चेंज कर दिया गया। तो संविधान में आप जो है ढांचा, मूल ढांचा जो है उसको चेंज नहीं कर सकते, मूल ढांचा जो है उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब से संविधान बनी है तब से ही आ रहा है कि सरकार जो है दखल अंदाजी नहीं करेगी न्यायाधीशों की नियुक्ति में।
न्यायाधीश का जो बार काउंसिल का जो मेंबर होता है उसी में से जो है न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। और राष्ट्रपति के समक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट जो है किसी व्यक्ति का नाम जो है उछालती है, आगे की ओर देती है। तो इसको जो है याद रखिएगा, एनजेएसी को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोलकर खारिज कर दिया गया, कहा कि नहीं हो तो ये सब होगा ही नहीं। सिर्फ जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कॉलेजियम के तहत होगा। किसके तहत होगा? कॉलेजियम के तहत, याद रखिएगा। एनजेएसी को खारिज कर दिया गया, यानी लागू होने ही नहीं दिया, क्योंकि पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये होगा तो होगा, उसके अलावा कोई भी जो है टाल नहीं सकता है, क्योंकि भारत में सर्वोपरि है कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि भारत के प्रधानमंत्री को कटघरा में रखकर जो है उनसे सवाल पूछ सकता है। तो इतना पावर, क्योंकि आप जानते हैं इंदिरा गांधी कटघरा में गई थी जब जो है उनके ऊपर जो आरोप लगा था कि आप जो है गलत तरीका से चुनाव जीते हैं। तो वो सब मैटर अलग है। आप देखिए यहाँ पर एनजेसी के बारे में हम बता दिए। अब एनजेसी की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है कुल 6 सदस्य है इसमें शामिल किया गया था। सरकार के द्वारा कहा गया था कि एनजेसी में जो है कुल 6 सदस्य होंगे। तो 6 सदस्य कौन कौन होंगे? तो पहली बात, बिना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के होते हुए आप किसी जज की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। तो पहला सदस्य इसमें कौन हो जाएगा? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का जो मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, तो 3 ये लोग हो गए। 6 में से 3 जो है सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा। एक हो जाएगा भारत का विधि मंत्री, या जिसको हम लोग जो है कानून मंत्री भी कह सकते हैं। कानून मंत्री 2 और 1, ये जो हो गया आपके पास जो है 3 आपको जो है देखने को मिल चुका है। अब जो है इसमें से 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको जो है कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो 2, 1, 3 इसको जो है राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। देखिए कुल कितना होना चाहिए? 6 व्यक्ति होना चाहिए। तो 2 तो आपको ये सुप्रीम कोर्ट से मिल गया, 1 विधि मंत्री हो गया, तो 2, 1, 3 हो गया। 3 उसके अलावा जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया गया 2 व्यक्ति होगा, जो कानून का जानकार होनी चाहिए। उसके अलावा जो है एक ऐसा व्यक्ति होनी चाहिए जो विधि के बारे में जो है उनको अधिकतर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कानून की बात चल रही है। तो कानून की बात जैसे ही चलेगा उसमें जो है कानून से संबंधित होना ही चाहिए, क्योंकि सरकार का एक व्यक्ति हो गया कौन? विधि मंत्री, जो मंत्री होता है विधि मंत्री। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो होंगे। उसके बाद राष्ट्रपति जिसको नॉमिनेट करेंगे वो होंगे। 2, 1, 3, 4 और 2, 6, तो 6 व्यक्ति आपको यहां पर दिखने को मिल गया। सीजीआई प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, 3 व्यक्ति, एक यहाँ 4 व्यक्ति और 2 व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और वो व्यक्ति कैसा होगा? जो कानून का ज्ञाता हो, यानी राष्ट्रपति की नज़र में वो कानून जानता हो, तभी तो इसमें शामिल होगा। तो ये कुल 6 व्यक्ति जो है एनजेसी में शामिल किया गया था, जो है निर्णय लेगा कि ये व्यक्ति जो है न्यायाधीश बनने के लायक है या नहीं। एक चीज़ नोट करिएगा कि जैसे ही हम लोग जो है कॉलेजियम के बारे में पढ़ रहे थे, अभी वर्तमान में जो है कॉलेजियम में कितना सदस्य है? तो 5 सदस्य है। 5 में से अगर 2 सदस्य कह देगा कि इस व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, जिसको हम लोग वीटो पावर कहते हैं, तो उस व्यक्ति के नाम को जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के सामने पेश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर वीटो लग चुका है। यानी 2 व्यक्ति जो है अपोजिट में निर्णय दिया है और कहा है कि इस व्यक्ति का नाम जो है आप नहीं आगे की ओर बढ़ाइए, तो नहीं जाएगा। सेम इसमें भी ऐसा ही किया गया था। इसमें भी अगर 6 में से 2 व्यक्ति विपक्ष में अगर वोट दे दिया तो उस व्यक्ति का नाम जो है अप्रोच नहीं किया जाएगा, आगे की ओर जो है नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग एनजेसी के बारे में, कॉलेजियम के बारे में जो है अच्छी तरीके से
जान चुके हैं और ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है आपसे, बार बार पूछा जाता है, इसलिए जो है इसको जो है भली भांति आपको याद रखना पड़ेगा। और किस प्रकार से जो है कोलिजन व्यवस्था और एनजेसी, और कह सकते हैं कि एनजेसी क्या था, तो सरकार के द्वारा जो है एक अधिनियम के तहत जो है लाया गया एक कानून था, जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और साथ ही साथ जो है ट्रांसफर की बात, जैसे होता है ना कि आप लोग देखते होंगे इस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दूसरे हाई कोर्ट में चला जाता है, इसका जज जो है दूसरे हाई कोर्ट में चला जाता है, तो इस प्रकार से जो है स्थानांतरण की बात भी कही जाती है। तो इन सभी चीज़ों को जो हम लोग जो है देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो है योग्यता होना चाहिए, क्योंकि कुछ योग्यता निर्धारित किया गया है कि कौन व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़ेंगे, मुख्य न्यायाधीशों का अर्हता जिसको बोलते हैं, या क्वालिफिकेशन बोलिए, एलिजिबिलिटी बोलिए, कुछ भी कह सकते हैं। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलिए अब हम बात करते हैं योग्यताएं के बारे में। न्यायाधीशों की योग्यताएं यानी क्या क्या योग्यताएं जो है होनी चाहिए न्यायाधीशों की, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य हैं, तो उनके बारे में हम लोग जानते हैं। इसकी चर्चा जो है संविधान के आर्टिकल 124 में किया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यताएं, क्योंकि हम आर्टिकल 124 ही स्टार्ट किए थे, उसमें जो हम लोग जो है क्लॉज देख रहे थे 1, 2 देख चुके हैं। उसके बाद जो है क्लॉज 3, फिर हम लोग जो है 4, 5, 6 ऐसे करके हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट क्लॉज होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जब हम बात करते हैं तो 124 के 3 में जो है कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो है कुछ योग्यताएं रखनी चाहिए, तब जाकर जो है वो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका न्यायाधीश बन सकता है। तो पहली योग्यता तो ये होती है कि वह भारत का जो है नागरिक होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है ही। पहला योग्यता क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक, ये तो होना ही चाहिए। दूसरा जो है, इनफैक्ट दूसरा जो है पॉइंट में 3 हम लोग जो है योग्यता के बारे में बात करेंगे, जिसमें से कोई एक जो है फुलफिल होनी चाहिए। तो यहां पर लिख लीजिए, निम्न में से कोई एक, निम्न में से कोई एक। अब निम्न में से कौन? तो यहां पर हम जो है एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर हम 3 पॉइंट की हम लोग चर्चा करेंगे। तो निम्न में से कोई एक होनी चाहिए जिसके तहत जो है वह न्यायाधीश बनने के योग्य है। तो पहला हम लोग बात करेंगे कि कोई व्यक्ति अगर जो है किसी भी हाई कोर्ट में, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में अगर 5 वर्षों तक जज के पद पर नियुक्त है, हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक जो है ये क्या होगा? तो न्यायाधीश होगा। 5 वर्षों तक जो है न्यायाधीश होगा, तब जो है उस व्यक्ति को जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक जो है 10 वर्षों तक जो है अधिवक्ता के पद पर हो, अधिवक्ता जिसको हम लोग एडवोकेट कहते हैं, वकील कहते हैं। तो आप लोग देखे होंगे माय लॉर्ड करते हुए, काला कोट पहन के बड़ा सा। तो अधिवक्ता जो होते हैं वो न्यायाधीश के सामने जो है अपना पक्ष रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक हाईकोर्ट या किसी भी हाईकोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक अगर वकालत की है, तो उनको कंसीडर किया जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य माना जाएगा उनको। तीसरा है कि राष्ट्रपति के नजर में
के नजर में विधि का जानकार। देखिए ये तीन कंडीशन जो लिखे हैं, तीनों में से कोई एक कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तब आपको जो है माना जाएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य हैं या नहीं। या तो आप 5 वर्षों तक जो है हाईकोर्ट का न्यायाधीश रहिए, नहीं तो 10 वर्षों तक जो है अधिवक्ता रहिए, और नहीं तो ये सबसे पावरफुल तो ये है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति महोदय जिसके सर पे हाथ दे देगा, समझिए वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य माना जाएगा। तो ये तीन कंडीशन में से कोई एक अगर फुलफिल करता है, जरूरी नहीं है कि तीनों, हो सकता है कुछ व्यक्ति तीनों कर सकता है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है तीनों नहीं करके 2 करे, लेकिन हमको चाहिए केवल एक ही, तीनों में से कोई एक मिल जाए, और पहला तो कंपलसरी है ही, वो भारत का नागरिक होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि कॉलेजियम क्या होती है। उसके बाद जो है एनजेएसी के बारे में हम लोग चर्चा किए कि किस प्रकार से भारत में जो है एनजेएसी लागू हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना पावर दिखा दिया कि नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, इसको बंद करो ना, हमारे नियुक्ति में जो है तुम दखलंदाजी नहीं दे सकता है, क्योंकि ये मूल ढांचा यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें तुम बदलाव नहीं कर सकता है। अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।